हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजेंद्र सिंह। दोस्तों, अपन उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज अपन भारत की विदेश संबंध यूनिट नंबर जो अपनी 4 है उसकी बात करेंगे। इसके अंतर्गत अपने जो वार्षिक जो एग्जाम होगी उसमें 2 क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ मिलेंगे, यानी एक नंबर के मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपको 3 अंक का मिलेगा, यानी कुल मिलाकर के यूनिट मेरे दोस्तों 5 अंक की रहने वाली है। इसलिए महत्वपूर्ण है और यूनिट से जो क्वेश्चन छपेंगे 100% दावे के साथ कहता हूं मैं इन्हीं क्वेश्चनों में से छपने वाले हैं। तो आप ये 5 नंबर अपने वार्षिक जो एग्जाम में पक्के कर सकते हैं, यानी अपने दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आप इन 5 नंबरों को अगर ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आराम से आप प्राप्त कर सकते हो। देखिए अपना इसी के साथ ही पहला क्वेश्चन है वो देखिए, भारत की विदेश नीति का निर्माता किसे माना जाता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत की जो विदेश नीति है इसके निर्माता किसको माना जाता है? तो मेरे दोस्तों इसका निर्माता माना जाता पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। किसको माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, जो अपने देश के क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्हीं को माना जाता है भारत की विदेश नीति का जनक या निर्माता। याद रखना यहाँ पे जनक शब्द भी आ सकता है, तो इन्हीं को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए अपना, नाटो का पूरा नाम लिखिए। नाटो है, इसका पूरा नाम क्या है? बहुत बार कई यूनिटों में अपने ये क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। नाटो का जो पूरा नाम है वो है मेरे दोस्तों उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इनकी स्थापना भी आप सबको पता है 1949 के अंतर्गत की थी। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। वर्तमान में इस संगठन के अंतर्गत 30 सदस्य देश शामिल है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन अपना है, भारतीय विदेश नीति के किन्हीं 2 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति के कोई 2 सिद्धांत। तो भारत की विदेश नीति के मेरे दोस्तों अपने सिद्धांतों की बात करें तो पहला है गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत क्या है? गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत। नंबर 2 की अपन बात करें तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत। इसके अलावा भी दोस्तों यानी साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का विरोध, ये भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत हैं। अगर सिद्धांतों की जगह एग्जाम में विशेषता भी पूछ ले कि भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं, तो भी मेरे दोस्तों यही आने वाली हैं। ओके, यहां आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भारत चीन के बीच सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत और चीन के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? किस चीज को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा है? तो सीमा विवाद। क्या मेरे दोस्तों? सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है। और यह भी आपको अच्छे से याद रखना चाहिए कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? मैक मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और भारत और चीन के बीच में यानी एक युद्ध भी हुआ 1962 में, वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, सिंधु नदी जल संधि कब व किसके मध्य हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, अच्छे से याद रखना है कि सिंधु नदी है, सिंधु नदी जल संधि कब व किसके मध्य हुई? सिंधु नदी जल संधि अच्छे से याद रखना है। अब की बार मेरे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेरे को लगता है कि सिंधु नदी जल संधि पूछा जाएगा आपको। तो सिंधु नदी जल संधि कब? देखो पहले पूछा कब, तो आपको आंसर भी कब का ही देना पहले, यानी कब हुई? 1960 में हुई मेरे दोस्तों। कब हुई? 1960।
किसके मध्य हुई, ये भी याद रखना है, भारत व पाकिस्तान के मध्य हुई। कौन सी संधि? सिंधु नदी जल संधि, यानी सिंधु नदी के जल को लेकर के विवाद था भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद था और इस विवाद को सोवियत संघ की मध्यस्थता के साथ 1960 में इस पे संधि हो गई। याद रखना 1960 भारत और पाकिस्तान, आपको तो यही। अगला क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार नहीं, ये बोर्ड के एग्जाम में 5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 5 बार। यानी पिछली बार जो सिलेबस था आज से यानी लगभग अपन बात करें 12, 13, 14, 15 के अंतर्गत यही सिलेबस था। इसमें ये क्वेश्चन प्रत्येक बार पूछा जाता था। पिछली बार अपने सिलेबस से हटा दिया गया था, अब की बार ये शामिल है, तो अच्छे से अपने को इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके याद रखना है कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ। तो अपने को याद रखना है ताशकंद समझौता है वो भारत व पाकिस्तान के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। कौन सा? ताशकंद समझौता। कब हुआ मेरे दोस्तों? ये भी याद रखना है, ये 1966 में हुआ। कब हुआ? 1966 में हुआ। उस समय भारत के नेता कौन थे और पाकिस्तान के नेता कौन थे, ये भी आपको याद रखना है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ये भारत की तरफ से थे, भारत की तरफ से, यानी भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान की तरफ से थे अयूब खान। कौन थे? अयूब खान। अच्छे से याद रखना है ये क्वेश्चन आपको। यानी ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान। कब हुआ? 1966। किन के बीच हुआ? यानी नेता कौन थे? भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? बांग्लादेश का निर्माण आपको सीधा मेरे दोस्तों याद रखना 1971 में हुआ। कब हुआ? 1971 के अंतर्गत बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौते पर कब और किन के बीच हस्ताक्षर किए गए? शिमला जो समझौता है कब हुआ और किन के बीच हस्ताक्षर हुए? तो शिमला समझौता है मेरे दोस्तों 2 जुलाई। कब? 2 जुलाई 1972। याद रखना, शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ। इसके ऊपर यानी कौन कौन से देशों के बीच हुआ, इस पे हस्ताक्षर किसने किए? तो मेरे दोस्तों ये भारत व पाकिस्तान के बीच हुआ। याद रखना दोनों समझौतों को, ताशकंद समझौता भी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, लेकिन ये हुआ 1966 में। शिमला समझौता भी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, ये हुआ 2 जुलाई 1972 में। अब शिमला समझौता हुआ है वो मेरे दोस्तों हुआ है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो इनके बीच होता है। यानी भारत की तरफ से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो। अगला क्वेश्चन अपना है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में पोखरण में किया। कहां किया? पोखरण में। अच्छे से आपको याद रखना है। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया, यह भी आपको याद रखना है। पहला मई 1974 पोखरण, दूसरा 1998 में किए गए, लेकिन 1998 में 2 किए गए। आपको तो ये वाला अच्छे से याद रखना मेरे दोस्तों। अब देखिए अनुच्छेद 51 में वर्णित, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यही से पूछा जाना है
कि अनुच्छेद 51 में वर्णित अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बढ़ाने वाले कोई दो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कीजिए। पहले तो देखो छोटा क्वेश्चन पूछता है तो पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बढ़ाने वाले जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस अनुच्छेद में है। तो मेरे दोस्तों कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में है। पहली बात, अगर इसमें पूछा जाता है कोई दो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कीजिए, कोई दो नीति निर्देशक जो तत्व उसका वर्णन पूछा जाता है, तो देखिए यहां से कंपटीशन में भी पूछा गया है और यहां से पहला तो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। क्या है मेरे दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, ये तो पहला नीति निर्देशक तत्व है। अपन दूसरे की दोस्तों बात करें तो राष्ट्रों के बीच यानी विश्व स्तर पे जो राष्ट्र हैं उस राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। किनके बीच में? राष्ट्रों के बीच, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखना। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 21 अपनी बुक के अंतर्गत, अनुच्छेद जो 51 है अपनी बुक में अच्छे से उसको चारों तरफ से यानी ब्रैकेट में बंद कर रखा है। चार इसके मूलभूत जो सिद्धांत है नीति निर्देशक तत्वों, चार जो सुरक्षा के प्रमुख जो घटक बताए गए हैं वो चारों आपको अच्छे से याद करने हैं। यहाँ पे देखो न्यायपूर्ण है या न्याय संगत शब्द भी आप लिख सकते हो, यानी न्याय संगत या न्यायपूर्ण। इसके अलावा अगला जो अपना है कारगिल संघर्ष पर प्रकाश डालिए। कारगिल संघर्ष है ये कब हुआ था? कारगिल संघर्ष की अपन बात करें तो ये 1999 में। कब मेरे दोस्तों? 1999 में। अब देखो ये कैसे हुआ कारगिल? भारत और पाकिस्तान जो सीमा है रेड क्लिफ, इस रेखा पे 1999 के अंतर्गत पाकिस्तान के अंतर्गत मुजाहिदीन कहने वाली एक जाति है, उन्होंने सीमा रेखा का उल्लंघन करते हुए द्रास, कौन सा क्षेत्र है अपने को याद रखना है? द्रास है, काक्सर है, द्रास, काक्सर, बतालिक और मास्को है। ये वाली जो क्षेत्र है इन पे अपना अधिकार कर लेते हैं और इस अधिकार के जैसे भारतीय सैनिकों को इसकी सूचना लगती है यानी भनक लगती है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में काफी संघर्ष होता है और भारत ये खोए अपने जो क्षेत्र हैं इसको 26 जुलाई 1999 में, कभी 26 जुलाई 1999 में इन क्षेत्रों पे पुनः अपना अधिकार कर लेता है। इसी को अपन कारगिल संघर्ष के नाम से जानते हैं। अच्छे से आपको देखना है। अगला जो क्वेश्चन है पंचशील के सिद्धांतों पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट लगाओगे और इनको रट लेना। पंचशील के जो सिद्धांत हैं इनको वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके और अच्छे से याद करना है क्योंकि एग्जाम में 100% छपने वाला क्वेश्चन है। पंचशील के 5 सिद्धांत, ये जो पंचशील के 5 सिद्धांत है ये आपको भारतीय विदेश नीति की विशेषता अर्थात भारतीय जो विदेश नीति के सिद्धांत है इनमें सहायक रहेंगे, इसलिए आपको ये पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है। पंचशील वाले सिद्धांत, ये पंचशील के सिद्धांत हैं। ये देखो 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्रपति चाओ लाई के बीच में यानी 5 सिद्धांत हैं, इन पे सहमति हुई थी। ये 5 सिद्धांत कौन कौन से मेरे दोस्तों ये आपको अच्छे से याद रखना। कब हुई थी? 29 अप्रैल 1954 को, ये बात भी याद रखनी है। पहला यानी एक दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में
हस्तक्षेप न करना। अच्छे से याद रखना, एक दूसरे राष्ट्र के जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। दूसरा है एक दूसरे राष्ट्र की अखंडता व संप्रभुता का सम्मान करना। अच्छे से याद रखना मेरे दोस्तों, देखो, एक दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक दूसरे राष्ट्र की अखंडता व संप्रभुता का सम्मान करना। अगला अपन बात करें नंबर 3, शांति पूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। नंबर 4 की अपन बात करें तो समानता व मित्रतापूर्ण व्यवहार। नंबर 5 की अपन बात करें तो मेरे दोस्तों एक दूसरे जो देश है उसके ऊपर आक्रमण न करना। तो अपन इसका सीधा सीधा याद रख सकते हैं, अनाक्रमण। बिल्कुल शॉर्टकट में आपको अच्छे से याद रखना है। देखो, एक दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक दूसरे राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, समानता और अनाक्रमण, यानी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना। ये 5 सिद्धांत हैं पंचशील के प्रमुख सिद्धांत, अच्छे से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है पंडित नेहरू की विदेश नीति की कोई 4 विशेषता। पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इसकी विदेश नीति, इसकी 5 विशेषताओं की बात करें अपन दोस्तों तो पहला, राष्ट्रीय हित। क्या? राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति अपनाना। नंबर 2 की अपन बात करें तो गुटनिरपेक्षता। नंबर 3 की अपन बात करें तो साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध। नंबर 4 की अपन बात करें तो शांति पूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। और इसके आगे अपन बात करें 5 की तो रंग भेद का विरोध करना। यह भी भारत की क्या है, विदेश नीति है, इसकी विशेषताएं हैं। अगला, भारत पाक संबंधों को सुधारने हेतु सुझाव दीजिए। भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है इनको सुधारने के लिए आपको कोई 4 सुझाव देने। तो भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने के लिए अपने को क्या करना, यानी बातचीत के माध्यम से क्या करना, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करना, सीमा रेखाओं का यानी उल्लंघन नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे का सहयोग करना। इसके अलावा पर्यावरणीय मुद्दे हैं उन पर यानी आपस में बातचीत करके उनके ऊपर जो उत्पन्न हो रही समस्याओं का समाधान करना। आतंकवाद है जो पनप रहा है उसका क्या करना, आतंकवाद की जो विरुद्ध कार्यवाही करना। अब इसके बाद में देखिए, भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने के मुख्य कारण बताइए। भारत ने अपनी परमाणु नीति क्यों अपनाई, तो इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों, भारत ने परमाणु नीति जो अपनाई है भारत अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए। पहली बात तो ये कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि भारत के दोनों जो पड़ोसी देश हैं वो परमाणु शक्ति संपन्न थे और सीमा को लेकर के दोनों देशों के साथ के विवाद थे, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए। दूसरा, अपनी वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए। इसके अलावा भारत ने अपनी परमाणु जो नीति अपनाई उसमें कहा कि किसी दूसरे देश के ऊपर क्या पहले आक्रमण नहीं करेगा, अगर दूसरा देश करता तो भारत क्या करेगा, सीमित रूप से परमाणु जो हमला कर सकता है। इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध पर टिप्पणी लिखिए। यानी 1962 के अंतर्गत भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके ऊपर आपको टिप्पणी देखनी है। एक आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है
नीफे या नीफा। अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता था, ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना। इस यूनिट से आपको यही क्वेश्चन है अच्छे से तैयार करने, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और अगर ये आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो आपके 5 नंबर वार्षिक एग्जाम में आसानी से मिल सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।